गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार चल रहा है और हम इसमें 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगला पार्ट शुरू करने से पहले, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको हम शुरू करने से पहले रिकैप करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका उच्चारण कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, दूसरे भाग में हमने कुछ मात्राएं ली थी और आज भाग 3 यानी कि जो हमारा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, शायद आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट जो है उसमें हमारे जो कुछ वर्ण रह गए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं कुछ मात्राओं के साथ। जैसे अंग और आहा में हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग को। अंग मतलब अंग, अंगूर, जिसका जो साइन है यानी कि जिसका जो मात्रा है वो क्या है, ये बिंदी है और उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यानी कि इसका जो मतलब मात्रा है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अंग का उच्चारण अनुस्वार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं इसमें, तब वो हमारे नाक से, यानी कि उसमें नाक का स्वर शामिल होता है, कि हमारा नाक से उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको पहले लिख के बता देती हूँ कि अनुस्वार के लिए जहाँ ये ना और माँ, इनके लिए उच्चारण होता है। अब आपने एक बात नोट की है कि ये जो ना है, हलंत लगा हुआ है, ना के नीचे हलंत है, माँ के नीचे हलंत है। इसका मतलब क्या है कि ये आधा ना और आधा माँ, यानी कि आधा ना और माँ, यानी कि जहाँ पे हमें आधा ना और आधा माँ का उच्चारण करना होगा और वो शब्द हमें बनाने होंगे आधा माँ और ना के साथ, वहां पे हम इनको ना लिखकर अगर बिंदी लगाएंगे तो भी हमारा शब्द संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि हमारा शब्द बन जाएगा अगर हम ये अनुस्वार वाली यानी कि अंग की बिंदी को लगा देंगे। हमारा जो अनुस्वार कहलाता है वो अंग की बिंदी कहलाता है और अंग की क्या है, ये मात्रा है। अंग की ये मात्रा है, क्या है, बिंदी। तो ये आधा ना, यानी ये हलंत की वजह से आपको पता चल रहा होगा, हमने बताया था ना कि अगर हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना होगा। जहाँ पे आपको हलंत मिले आप समझ लीजिए ये आधा है। ठीक है, तो आधा ना और आधा माँ के लिए हमें अगर यूज करना है तो हम इनको ना लिखकर हम बिंदी से भी अपना शब्द कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वंदर, हमें लिखना है वंदर, तो हम वंदर को इस तरह से लिखते हैं, वंदर। चंद्रमा, चंद्र लिखना है, चंदा लिखना है। ठीक है ना, चंद्र नहीं, चलो चंद्र या चंदा लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हमने लिखा वंदर और चंद्र और चंदा। ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम, इसका क्या है, आधा ना, अगर इसको जगह पे हम इसको ऐसे लिख दें, वंदर, चंद्र और चंदा, तीनों में हमें आधे ना की जरूरत थी। हमने इनको आधा ना लगाकर हमने क्या कर दिया, बिंदी लगा दी और ये भी हमारे शब्द सही बन गए हैं और ये भी हमारे शब्द सही बन गए हैं। तो जो मानक शब्दों में सुधार हुआ है, जैसे हमने मानक बताया था ना कि मानक भाषा में जो सुधार हुआ है, यानी कि उन शब्दों को निर्धारित किया गया है जो विद्वानों द्वारा सही माने गए हैं, उनको मानक शब्द कहते हैं। तो बंदर को, चंद्र को और चंदा को इस तरह से लिखना अब मानक भाषा में शामिल किया गया है। तो बंदर, चंद्र और चंदा, इनमें हमने आधा ना को यूज ना करके हमने बिंदी को यूज किया है, यानी कि अंग की बिंदी को यूज किया है और इसे अनुस्वार कहते हैं। माँ की बात करें, अगर हम माँ की बात करें तो जैसे संबंध है, ठीक है ना, तो संबंध ऐसा लिखा जाएगा, इसमें आधा ना भी है और आधा माँ भी है। ये क्या है, अमानक है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ये अमानक है। अब जो लिखा जाता है वो संबंध ऐसे लिखा जाता है, इसे मानक भाषा में शामिल किया गया है। तो संबंध में ये देखिए, माँ के लिए भी हमने बिंदी यूज
है और ना के लिए भी बिंदी यूज की है। इसका मतलब ये है कि आधा ना और आधा मा के लिए हम अंग की बिंदी को इस्तेमाल करते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसके अलावा मा और ना के अलावा णा, या और ड़ा, ये 3 वर्ण और हैं। इसके अलावा 2 तो ये हैं, आधा ना और आधा मा। ये भी आधा आधा जहाँ यूज करना होता है वहां पे इसकी बिंदी को यूज करते हैं, अंग की बिंदी को यानी कि अनुसार को। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं इनको? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं, माक्षर मीन्स अक्षर और पंच मीन्स यानी कि 5। ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इनके लिए और मतलब इनके लिए, हाँ, ना और मा को तो यहाँ लिख ही दिया है ना, तो इन 5 के लिए हम अंग की बिंदी को यूज करते हैं, ना के लिए, मा के लिए। ठीक है ना। अब हमारा सेकंड नंबर पे जो है वो है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। हमने अनुसार की बात कर ली है, यानी कि अंग के अंगों की बात कर चुके हैं। अब अनुनासिक यानी इसे हम चंद्रबिंदु क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु भी कहते हैं। चंद्रबिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि चांद जो होता है ईद के दिन ऐसे निकलता है ना, ईद का चांद, तो इस पे बिंदी भी है। ये देखिए बिंदी है, तो इसलिए इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है। इसमें और आगे वाले जो चांद है यानी कि अर्ध चांद, इसमें बड़ा डिफरेंस है और बच्चे कई बार इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। गलती छोटी सी है कि बिंदी का, लेकिन फिर भी काफी उच्चारण की वजह से शब्द ही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुनासिक की। इसे अनुनासिक क्यों कहते हैं? अनुनासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो जिस वर्ण में हमारे नाक का और मुंह का दोनों का उच्चारण होता है, दोनों का साउंड मतलब मिक्स हो जाता है, उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे कि आँख, आँख, कांच, चांद, इसमें क्या है? चांद, नाक का भी सुर आ रहा है, मुंह से भी सुर निकल रहा है। कांच, आँख, तो ये जो शब्द हैं, ये इसमें हमारा नाक से और मुंह से जो उच्चारण हो रहा है उसे कहते हैं अनुनासिक। और इनको जब हम शब्दों को लिखते हैं तो इस पे ये चांद बिंदु लगती है। आँख, चांद, कांच, ठीक है ना। ये देखिए इनमें सभी चांद बिंदी लगी हुई है यानी कि चंद्र बिंदु, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। यानी कि ये जो मात्रा है वो अनुनासिक मात्रा कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग यानी कि अह। ये जो अह है ना, अंग अह, अह माने कुछ नहीं, यानी कि अह माने खाली। तो अह की ये जो साइन है यानी कि मात्रा, ये विसर्ग मात्रा कहलाती है। और ये तत्सम शब्दों में यानी कि संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होती है, जो कि संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, जिन्हें हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं। तो ये विसर्ग उन शब्दों में यूज किया जाता है और ये हा का उच्चारण करता है। जैसे प्रातः, प्रातः, नमः, शने, 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 इस तरह के ये जो शब्द होते हैं ना, इनको इनमें ये जो विसर्ग लगने से ये हा का उच्चारण के साथ बोले जाते हैं। ठीक है ना। और इन्हें हम विसर्ग की मात्रा यानी कि विसर्ग की मात्रा, तो अनुस्वार जो नाक से उच्चारण होता है, जिसकी बिंदी होती है, जैसे आधा मा, आधा ना, ड़ा, या और अड़ा के लिए यूज किया जाता है। अनुनासिक जिसे चांद बिंदी के नाम से कहते हैं और जिसका उच्चारण नाक से और गले से होता है। विसर्ग हा के उच्चारण के साथ उसे विसर्ग में यानी संस्कृत शब्दों में यूज किया जाता है, तत्सम शब्दों में। ठीक है। अब है आगत ध्वनि। क्या है? आगत ध्वनि। आगत ध्वनि में भी देखिए, ये देखिए इस तरह का इसका साइन होता है यानी कि इस तरह की मात्रा होती है। इसे हम अर्धचंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये चंद्र बिंदु है, इसमें चांद के ऊपर बिंदी है इसलिए चंद्र बिंदु है। इसमें सिर्फ अकेला ये चांद, ईद का चांद बना हुआ है, इसमें ईद के चांद के साथ इसे बिंदी भी दे दी खूबसूरती के लिए, और इसे सिर्फ अकेला चांद दे दिया, ठीक है ना। तो इसे अर्ध चांद भी कहती है। और इसमें औ का जो उच्चारण होता है जिन शब्दों में, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द इंग्लिश के भी शामिल किए गए हैं, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा से आए हुए हैं, उनको लिए हम औ का जिसमें उच्चारण होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमें लिखना होता है डॉक्टर, कॉफी, है ना, डॉक्टर, कॉफी, बॉल। तो बॉल क्या है, हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, बॉल को हम ऐसे लिखते हैं ना, गेंद। और हिंदी अगर हम इंग्लिश वाला लिखते तो हम हिंदी है, ये जो हम लेटर यानी कि अक्षर जो हम यूज कर रहे हैं वो तो हम हिंदी के ही कर रहे हैं, बट ये जो शब्द है यानी कि जो वर्ड है ये क्या है, ये इंग्लिश का है। तो वॉल के लिए हम ये वाला ओ का जो उच्चारण हो रहा है उसे हम कहते हैं इसको ओ का उच्चारण, जैसे इस तरह से। इसमें ये वाला जो उच्चारण होगा उसके लिए हम ये वाला यूज करेंगे। ऐसे हिंदी में जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चिकित्सक बोलते हैं ना, बट वो हमारा इंग्लिश वर्ड में हम उसको डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैंने कई बार देखा है कि इस शब्द में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डॉक्टर लिखने के लिए डा लिख देंगे, ये पूरा सही कर देंगे, और जब इसको लगाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, ये चांद बिंदु इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर चांद बिंदु रख देंगे, तब ये डॉक्टर ना होकर के क्या हो जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर नाका और मुंह का उच्चारण, नाका से उच्चारण होने की वजह से ये डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। हमें जिसमें औ का उच्चारण करना है उसमें हमें ये अर्धचंद्र लगाना है, और जिसमें नाक से वो नाक ये वाला जो उच्चारण देना है जिसमें हमें, उसमें हमें चंद्र बिंदु लगानी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें आगे दिया हुआ है एक और हिंदी के बारे में बताया हुआ है जिसे हम कहते हैं नुक्ता, जो कि वर्ण के नीचे लगाया जाता है। तो ये देखिए, जैसे किसी भी वर्ण के नीचे लिखा हुआ होगा, जैसे फा है, जा है, इसके नीचे ये जो बिंदी आप देख रहे हैं ना, ये जो बिंदी आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नुक्ता। तो इसमें भी बहुत अंतर है। असल में क्या है कि ये उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, यानी कि जो हिंदी भाषा में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं, जैसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, उसी प्रकार से कुछ उर्दू, अरबी और फारसी भाषा से भी शब्द हमारी हिंदी भाषा में मतलब पढ़ने को मिलते हैं। तो उनके नीचे ये नुक्ता शब्द जरूर होता है, ठीक है ना। ये जो नुक्ता होता है ये जरूर लगाया जाता है, और इससे उसके अर्थ में भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है खुदा, ठीक है ना। तो हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो खुदा का क्या मतलब होता है, जैसे किसी चीज को खोद दिया गया हो, यानी कि जमीन को खोदा गया हो, ठीक है। तो जैसे खुदी हुई जमीन, इसको हम कह सकते हैं खुदी हुई जमीन, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में हम खा के नीचे ये नुक्ता लगा दें, यानी कि ये बिंदी लगा दें, और फिर इसको हम पूरा लिख दें, तो सेम वैसा ही लिखा हुआ है, बट इसमें सिर्फ नुक्ता होने की वजह से इसका अब क्या हो गया, खुदा। ये क्या था, खुदा, और ये हो गया खुदा। तो खुदा इसमें जो है, ये खुदा किसको कहते हैं, भगवान को कहते हैं ना, खुदा, अल्लाह, गॉड। तो खुदा मीन्स भगवान। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान, ठीक है। और इसकी एक खासियत और भी यह भी है कि जब जिसमें ये लगा होता है नुक्ता, उस शब्द पे ज्यादा स्ट्रेस यानी कि ज्यादा प्रेशर, यानी कि जब हमारा जो उच्चारण होता है ज्यादा दबाव, तो उसमें अधिक दबाव के साथ हमें उसको बोलना पड़ता है, जैसे जग, जग, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे फन, एक तो फन ये होता है, इसे हम कहते हैं सांप का फन, ठीक है ना। सांप का फन हो गया, यानी कि सांप जो फन उठा के चलता है ना इस तरह से, वो तो वो सांप का फन हो गया। और एक है फन,
जिसमें बिंदी है यानी कि नुक्ता लगा हुआ है नीचे, उसे कहेंगे हम गुण, कोई हमारी क्वालिटी। तो ये फर्क है हमारे इसमें, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे जग है, वो सॉरी गज, गज को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हाथी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी गज के नीचे अगर हम नुक्ता लगा दें, ग के नीचे गज, क्या बोलेंगे इसको? गज। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हमारे, यानी कि दबाव के साथ हमने इसको बोला, और ये इसका गज का नाम हो जाएगा नाप। 2 गज जमीन के नीचे, जैसे कहते हैं ना 2 गज जमीन के नीचे, 2 गज जमीन, तो 2 गज कपड़ा, तो उस तरह से, ठीक है ना। तो ये मतलब फर्क है, सिर्फ बित्ती लगने से एक तो अर्थ में फर्क आ गया और हमारे उच्चारण में फर्क आ गया। तो ये हमारे कुछ चीजें थी इसमें जो रह गई थी, ठीक है ना। अनुस्वार के अनुस्वार क्या बताया मैंने? अंग की बिंदी, अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु के नाम से जानी जाती है, विसर्ग यानी कि ये जो मात्रा है, ये 2 बिंदियां जो हैं जो वर्ण की साइड में लगती हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। आगर ध्वनि, इसमें अ का उच्चारण होता है, जिसे हम अर्धचंद्र भी कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया नुक्ता के बारे में। क्या बताया? नुक्ता के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन की ओर। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मैंने आपको क्या बताया था कि हिंदी में सबसे बड़ी जो नींव है हमारी हिंदी भाषा को समझने की, वो क्या है? वर्ण। अगर हमें सभी वर्णों का अच्छी तरह से ज्ञान हो, है ना, और फिर हम व्याकरण, व्याकरण हमारा क्या काम करती है? भाषा को शुद्ध करती है। तो क्या हो है? मान लीजिए ये हमारी जड़ है, जड़ क्या है? हमारी वर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा स्टम है, स्टम क्या है? हमारी व्याकरण। और फिर हमारी ये हरी भरी क्या है? हिंदी, ठीक है ना। तो वर्ण की हो गया, वर्ण का होगा ज्ञान, वर्ण का मतलब वर्ण की होगी पहचान, और व्याकरण का होगा ज्ञान। वर्ण की होगी पहचान, व्याकरण का होगा ज्ञान, तो हिंदी होगी हमारी महान। देखा, मैंने तुकबंदी कर दी, इसे कहते हैं तुकबंदी करना। वर्ण का ज्ञान, वर्ण की पहचान, यानी कि वर्णों की अगर हमें पहचान होगी कि कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, तो वर्णों की पहचान, और व्याकरण का ज्ञान, यानी कि व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध करती है, हमें ज्ञान कराती है कौन सी चीज को कहाँ कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, भाषा को कैसे पढ़ा जाता है। तो वर्ण की पहचान, भाषा का ज्ञान, तो हिंदी हमारी महान। तो हिंदी हमारी ऑलरेडी महान यानी हरी भरी होनी ही है। तो हमें इन चीजों के, यानी कि हिंदी सीखने के लिए, हिंदी समझने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए हमें 2 चीजों की नींव को पहले मजबूत करना है, जिसमें सबसे पहली नींव जो है वो है हमारी वर्ण की, मात्रा की जानकारी। इन दोनों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें व्याकरण की पकड़ होनी चाहिए कि व्याकरण के बारे में हर एक चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हिंदी फिर हम अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।